हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक एबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंटेनर पी एंड कंटेनर क्यू कंटेन्स वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 5:9 and 6:7 respectively. 84 liters and 78 liters of mixture from container P and container Q respectively is taken out and put into another container R. If initially container P contains 126 liter of mixture, then find the ratio of the amount of water after removed mixture in the container P to the amount of water present in container R. Okay. सो हमारे पास एक कंटेनर पी है जिसके अंदर वाटर और मिल्क का रेशियो दे रखा है 5:9 का, और कंटेनर क्यू है जिसके अंदर वाटर और मिल्क का रेशियो दे रखा है 6:7 का। ओके, अब इसमें हमने क्या करा, हमने ना कंटेनर पी में से 84 लीटर मिक्सचर निकाला है। देखो टोटल रेशियो कितना था, 5:9 था। तो वाटर की क्वांटिटी देखें तो 5/14 इंटू कर देंगे 84 से, जो कि आएगा 30 के इक्वल। सिमिलरली मिल्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 84 में से माइनस कर दो 30, कितना आ जाएगा 54। सेम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। क्यू क्यू का जो है 6:7 है ना, तो वाटर की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 6/13 इंटू कर देंगे 78 से। तो इधर से हमारी वाटर की क्वांटिटी कैलकुलेट होकर आ गई 36, और रिमेनिंग मिल्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 78 में से माइनस कर देंगे 36 विच इज़ भी 42। और हमने क्या करा, एक कंटेनर आर लिया जिसमें इन दोनों की मिक्स कर दिया था हमने। ठीक है, तो वाटर को जब हमने ऐड करा तो 30 + 36 दैट इज 66, और मिल्क को जब हमने ऐड करा तो 54 + 42 दैट इज 96। यहाँ तक हो गया। अब वो कह रहा है कि हमारे को ना रेशियो कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन कंटेनर पी आफ्टर रिमूव्ड मिक्सचर, कि मिक्सचर में से रिमूव करने के बाद जो वाटर इसमें रह गया होगा, टू द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन कंटेनर आर। वाटर आर का तो हमें पता चल गया, अब रिमूव करने के बाद हमें पता करना है कि कंटेनर पी में कितना वाटर रह गया। देखो इनिशियली क्वांटिटी हमारे को दे रखा था, इफ़ इनिशियली कंटेनर पी कंटेन्स 126 लीटर ऑफ मिक्सचर। इनिशियली कितना था, 126 लीटर था, जो कि 5:9 के रेशियो में था। मतलब इनिशियली 45 लीटर था मिल्क, सॉरी वाटर, और मिल्क कितना था, 81 लीटर था। ठीक है, तो हमने इसमें से रिमूव कर दिया। रिमूव कितना करा हमने, 30 रिमूव करा, तो 30 को माइनस कर देंगे 45 से, जो कि आ जाएगा 15:66 जो है हमारा रेशियो आएगा जो हमने कैलकुलेट करा। तो इसको कैंसिल आउट करा, वो आंसर आ गया 5:22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अनदर 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग इन सेम डायरेक्शन इन 90 seconds. If the speed of first train is 54 km per hour, then in how much time will the second train cross a 200-meter long train running at a speed of 90 km per hour in opposite direction? Okay. देखो फर्स्ट केस में जो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं ट्रेन, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड जो होती है सेम डायरेक्शन के केस में वो क्या होती है, दोनों ट्रेन्स की लेंथ का सम डिवाइड कर देंगे उसके टाइम से। ठीक है, तो दोनों की लेंथ हमारे को दे रखी है 300 और एक की लेंथ दे रखी है 150। तो 300 + 150 अपॉन कर देंगे टाइम से, टाइम कितना था 90 सेकेंड्स था। तो 450/90 दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड जो है रिलेटिव स्पीड निकल गई, जिसमें से क्वेश्चन में हमारे को स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन तो दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर की। किलोमीटर पर आवर में है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हम स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं 15 - 5 करके, जो कि आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ये जो सेकंड ट्रेन है ये एक थर्ड ट्रेन जिसकी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और उसकी जो लेंथ है वो भी दे रखी है हमारे को 200 मीटर की।
उसको कितने टाइम में वो क्रॉस करेगी अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होगी तो। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय सेकंड ट्रेन टू क्रॉस 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ना दोनों, अब इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? दोनों ट्रेन की लेंथ का सम 150 प्लस 200 और स्पीड। नाउ बिकॉज दे बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, so the relative speed will be equal to the sum of their speed. Okay, so relative speed will be equal to the sum of their speed. So 10 plus 25 कर देंगे हम। 25 कैसे आया? 90 किलोमीटर पर आवर जो था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, तो 25 मीटर पर सेकंड हो गई। और स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन हमने कैलकुलेट कर ली थी 10 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, सो रिलेटिव स्पीड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्पीड, दैट इज 10 प्लस 25। और डिस्टेंस, दोनों ट्रेन की लेंथ को हम ऐड कर देंगे, वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 150 प्लस 200 अपॉन विथ 35 विच इज 350 अपॉन 35, दैट इज 10 सेकेंड्स में ये क्रॉस कर लेगी। अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years at rate of 5% and simple interest received on that amount is rupees 180. If the same amount is invested for 2 years at 10% compound interest for first year and R% compound interest for second year and total compound interest received in 2 years is rupees 318, then find value of R. ठीक है, तो हमें बोला है कि एक अमाउंट है ना, उसको हमने अगर सिंपल इंटरेस्ट पर 3 years के लिए 5% के रेट पर इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पर जो हमारे को सिंपल इंटरेस्ट रिसीव होगी ना, वो होगी 180 रुपीज़ की। मतलब 15% की वैल्यू कितनी होगी? 180। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200। यहाँ से हमारा अमाउंट हो गया इसका। ठीक है, अब आ गया इफ़ द सेम अमाउंट, अगर इसी अमाउंट को हम इन्वेस्ट करते हैं 2 years के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जिसमें से 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल लगेगी और R% कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल लगेगी, तो 1200 का 10% कितना हो गया? 120। ठीक है, और ये प्रिंसिपल जो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा वो होगा 1320, और इसको फिर हम R% के रेट पर देंगे। लेकिन जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगी ना, वो हमें मिलेगी 318 की। ठीक है, अब 318 में से 120 तो पहले साल मिली, तो दूसरे साल कितनी मिल गई? 198। अब ये 198 हमें किस पे मिला है? 1320 पे मिला है। तो यहाँ से इंटू 100 करके इसका रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आएगा 15%। नेक्स्ट है P टेक्स 15 days मोर देन Q टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ओके, while the efficiency of Q is 60% more than P। अब देखो 60% मोर है ना, 60% मोर का मतलब क्या होता है? 3/5। मतलब अगर P किसी काम का 5 यूनिट्स कर लेता है, तो Q उसी काम का 8 यूनिट्स कर लेगा। एफिशिएंसी ऑफ Q इज 60% मोर। ठीक है, अब वर्क सेम है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 5:8 है, तो टाइम का रेशियो इसका इन्वर्स हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। आगे है इफ P, Q एंड R टुगेदर can complete the same work in 8 days, then find in how many days R alone can complete the work। ठीक है, अब देखो वैसे तो इनके जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 3 पार्ट्स का, लेकिन P टेक्स 15 days मोर देन Q। डेज की टर्म्स में ये कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। करेक्ट, तो मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 की। अब डेज टेकन बाय P विल बी 8 × 5 कर देंगे, 40 days। 40 days हो गए। अब टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इनके एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे इनके डेज से। तो 40 × 5 करा, 200 यूनिट्स जो है टोटल वर्क है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं ना, P, Q और R, तो इस 200 यूनिट्स के काम को वो 8 days में कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब इनकी तीनों की एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? 200 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो इनकी एक दिन की एफिशिएंसी आ गई कितनी? 25 यूनिट्स,
जो कि एफिशिएंसी है किसकी, P प्लस Q प्लस R की। करेक्ट। इसमें से हम क्या करेंगे, R की अकेले की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। P और Q इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 13 यूनिट्स। तो 25 माइनस 13 दैट इज 12 यूनिट्स जो है एफिशिएंसी ऑफ R आ गई। टोटल वर्क हमने निकाल लिया था 200 यूनिट्स का। तो डेज टेकन बाय R अलोन विल बी, टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। 200 को डिवाइड करा 12 से, कितना आ गया 50/3 दैट इज 16.66 डेज। Can row to a place 72 kilometer away and come back in 15 hours. The time to row 18 kilometer with the stream is same as the time to row 12 kilometer against the stream. Find the speed of current. Okay. देखो, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। करेक्ट। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब वो कह रहे हैं कि जो टाइम वो बोट लेती है 18 किलोमीटर डाउन विद द स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में, वो इक्वल है जितना वो टाइम लेती है 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 18 अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल है 12 अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड। तो यहाँ से हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो कैलकुलेट होकर आ गया 3:2। मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है 3x है और अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो 2x है। ओके, आगे। अब वो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस करती है आन जान दोनों 15 घंटे में। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 72/3x प्लस 72/2x इक्वल है 15 के। यहाँ से हमने कैंसिल आउट करा, कैंसिल आउट करके एलसीएम लेके हमारे 60/x इक्वल आ रहा है 15 के। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। सो स्पीड ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड विद 2। यहाँ पर हम पहले स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी थी, 3x। तो 3 × 4 दैट इज 12 और अपस्ट्रीम स्पीड होता है 2x दैट इज 2 × 4 8। तो 12 माइनस 8/2 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ करंट। B and C invested in partnership in the ratio of 7:2, 7/2:4:3:6/5. After 4 months, A increases the investment by 50%. If the total profit at the end of the year is 43,200, what is the profit share of B? Okay. सो हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, ए का 7/2 है, बी का 4/3 और सी का 6/5 है। हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके एलसीएम से। तो यहाँ से हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा वो होगा, ए का आएगा 105, बी का 40 और सी का 36। अब आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट बाय 50%। 4 महीने तो 105 ही रही, फिर उसके बाद बचे हुए कितने महीने हो गए, 8 महीने, और 50% मतलब 3/2 से उसने इंक्रीज़ कर दिया। बाकियों बी और सी दोनों के तो सेम रही 12 महीने की। तो यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 35:10:9 का। अब प्रॉफिट शेयर बताना है बी का क्या है 10/54 इंटू कर देंगे 43,200 से, तो जो आंसर आएगा वो होगा 8,000। सो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।